हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश होगे, खैरियत से होगे। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक नए एपिसोड में। दोस्तों, अभी कोलकाता का केस ठंडा नहीं हो पाया था। अभी चंद दिन नहीं गुजर पाए थे, लेडी डॉक्टर के इस केस का कोई खुलासा नहीं हो पाया था। केस अभी सीबीआई के हाथों में चला गया था और अभी तफ्तीश चल ही रही थी, मामले की छानबीन हो ही रही थी। ऐसे में एक और जो वारदात है वो सामने आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वारदात सामने आती है उत्तराखंड के शहर रुद्रपुर से। जी हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर मिलता जुलता दिखाई देता है दोनों वारदातों में। क्या है और ये किसके साथ हुई है। इस बार जो वारदात हुई है वो एक नर्स के साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ ये वारदात होती है। चंद दिन ही नहीं गुजर पाते, अभी पूरे तरीके से तफ्तीश मुकम्मल भी नहीं हो पाती, अपराधी को सज़ा मिल भी नहीं पाती, पता भी नहीं लग पा रहा अभी तक अपराधी कौन है, जब तक एक दूसरी वारदात, दूसरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तफ्तीश, पूरी कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ और बहुत गहराई के साथ रिसर्च एनालिसिस के बेस पर सब कुछ आपको बताऊंगा। ध्यान से आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। दोस्तों, ये घटना जो है रुद्रपुर की है। जी हाँ दोस्तों, एक महिला जो कि नर्स का काम किया करती थी, ये जो महिला थी एक हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई थी। रोजाना आया करती थी और शाम को ड्यूटी करने के बाद में वो अपने घर चले जाया करती थी। दोस्तों, इस महिला की उम्र 33 वर्ष थी। इस महिला का नाम तस्लीम जहां था और ये मैरिड थी, शादीशुदा थी और इसकी 11 साल की एक लड़की थी। जी हाँ दोस्तों, 30 जुलाई, अभी बीती 30 जुलाई की बात है। रोज की तरह वो काम करने के लिए अस्पताल में आती है। सुबह को अपना पूरा काम मुकम्मल करती है और शाम को जो है घर वापस चली जाती। वो घर वापस जाती ज़रूर है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पाती। अब जब घर नहीं पहुंच पाती, आखिर रास्ता में ऐसा क्या हुआ, वो कहाँ निकल जाती है, किसने उसके साथ दरिंदगी की, आखिर कहाँ उसको काट करके मार करके डाल दिया, कुछ पता नहीं उसका। अब शाम को जब वो घर नहीं पहुंचती तो उसकी 11 साल की बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। माँ का फ़ोन लगाती है, माँ का फ़ोन भी स्विच ऑफ है, माँ का कोई अता पता नहीं, रात काफ़ी हो चुकी होती है। अब जब वो घर नहीं आती तो वो लड़की जो है अपनी बुआ यानी अपनी खाला को फ़ोन लगाती है, जो कि रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहती है। जब ये बात बुआ को पता लगती है तो बुआ भी घबरा जाती है कि आखिर बहन अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो फिर मामला बहुत ज़्यादा जब तूल पकड़ने लगता है तो रात तो जैसे तैसे गुजरती है, इधर उधर फ़ोन वगैरह घुमा कर ही। अब सुबह को जो बुआ होती हैं वो बिना देरी किए आ जाती हैं रुद्रपुर। वहाँ पर पूछताछ करती हैं उसके बारे में, जैसे तैसे तो पहले पता लगाती कि आखिर वो कौन से हॉस्पिटल में काम करती थी, किस जगह पर काम करती थी। तो जैसे तैसे तो पता लगने के बाद में वो हॉस्पिटल तक पहुँचती हैं, लेकिन वहाँ पर सारे लोग यही बोलते हैं, डॉक्टर से लेकर सारा स्टाफ, के हमको नहीं मालूम, इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, यहाँ ड्यूटी की है इन्होंने और शाम को यहाँ से चली गई घर, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई जानकारी मौजूद नहीं। खाला इसी तरीके से दर दर भटकती फिरती हैं, कोई उनको इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलती अपनी बहन के बारे में। दिन पूरा गुजर जाता है। अब आ जाती है 1 अगस्त। अब खाला थोड़ा सूझबूझ से काम लेती हैं, वो डायरेक्ट चली जाती हैं पुलिस स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, खाला जाकर के पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट जो है लिखवा देती है। अब अमूमन मिसिंग की रिपोर्ट पर ज़्यादा कुछ जल्दी कोई कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है, लेकिन मामला इतना गर्म है और महिलाओं का केस है, महिला का केस है और ये डॉक्टर जिस तरीके से गायब हुई है, तमाम चीज़ें, नर्स गायब हो गई, इस तरीके से मिसिंग जब लिखवाई गई, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस मामले पर जल्दी कार्रवाई हो जाए। होता क्या है दोस्तों, 1 अगस्त को ये मामला दर्ज कराया जाता है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, ढूंढती है सब में। पुलिस को ढूंढते ढूंढते 7 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब 8 तारीख आती, यानी 8 अगस्त। अब 8 अगस्त को झाड़ियों में एक कंकाल मिलता है। एक मांस तो लगभग गल गया था उसका। वो जो कंकाल मिलता है 8 अगस्त को, तो इसकी जब पुलिस को जब शनाख्त हुई, पुलिस ले गई, फिर इसकी पोस्टमार्टम वगैरह तमाम चीजें, रिपोर्ट वगैरह तैयार कराई, तो इस रिपोर्ट में एक चीज सामने आती है
कि इस महिला की जिसका भी ये शव है, जिसकी भी ये बॉडी है, डेड बॉडी है, इसके साथ पहले तो दरिंदगी हुई है, मारकूट, और इसके जिस्म पर बहुत ज्यादा चोट के निशान हैं, और इसके साथ गलत काम भी किया गया है, यानी इसका रेप भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज सामने आती है, और ये भी सामने एक चीज निकल करके आती है कि इस औरत का, जिसका ये शव है, इसका गला घोंटकर इसकी जान ली गई है। अब जिस शख्स ने भी इसकी जान ली है, अब उसका कोई अता पता नहीं है। अब जब ये ट्रैवल कर रही थी घर, इनके पास अमूमन 3,000 रुपए बताए जाते, 3,000 रुपए इनके पास में थे, और एक सेलफोन था, पर्स था, इनका वॉलेट था। अब जिसने इस घटना को अंजाम दिया, वो मौके से इनको मार करके, इनके साथ दरिंदगी वगैरह करके, गलत काम करके इनका मोबाइल ले जाता है, और वो 3,000 रुपए लेकर के वहां से निकल जाता है। अब मोबाइल ले जाने के बाद वो इंसान जो है अपने घर आता है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया। घर आने के बाद उसकी सिम जो महिला की थी उसको निकाल करके फेंक देता है, और अपनी एक खुद की इसके अंदर सिम डालता है, और ये सिम डालने के बाद में अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को ये फोन गिफ्ट कर देता है, कहता तुम इसका इस्तेमाल करो। अब पुलिस तफ्तीश कर ही रही थी। अब वो जिसने इस घटना को अंजाम दिया, वो ये नहीं जानता था कि सिम निकालने से मोबाइल का अस्तित्व खत्म नहीं होता, उसका जो पूरी डिटेल ट्रैकिंग वगैरह मोबाइल जो है सर्विलेंस पे लगा दिया गया था, ट्रैकिंग पे लगा दिया गया था, ट्रेस जिसको बोला जाता है। पुलिस से ये तमाम चीज़ें जो क्राइम के अंतर्गत आती हैं वो छानबीन कर ही रही थी पुलिस, और तमाम चीज़ें, तमाम एजेंसियाँ। तो पता ये लगता है कि ये जो मोबाइल लास्ट टाइम जो ऑन किया गया था, ये जिला बरेली में ऑन किया गया। जी हाँ दोस्तों, और जिस सिम को उसके अंदर डाला गया फ़ोन में, उसी फ़ोन में जिसको ट्रेसिंग की जा रही थी, जिसकी पुलिस को तो हालांकि सब कुछ मालूम रहता है, एक आम इंसान को मालूम नहीं होता। तो पुलिस ने जो सिम उस फ़ोन के अंदर डाली गई, उस पर कॉल लगाई, फ़ोन करती है पुलिस। फ़ोन करने के बाद उधर से एक लेडीज़ फ़ोन उठाती है और बोलती है, पुलिस उससे, वो इधर से जवाब दिया जाता है कि हम पुलिस बोल रहे हैं फला थाने से। तो उधर से जो लेडीज़ बोलती है, वो बोलती है कि मैं खुशबू बोल रही हूँ। अब ये खुशबू बोल रही हूँ, और ये फ़ोन जो है मेरे पति ने मुझे दिया है। ये बात सामने आती है। पुलिस को जब इतना सुराग लग जाता है, तो पुलिस जो है बिना वक्त गवाए मौका वारदात, यानी जिस लोकेशन पर ये फ़ोन ट्रेस हो रहा था, जो लास्ट लोकेशन बरेली वगैरह के थी, वहां पर वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करती है, और तमाम टीमों के साथ। अब वो पुलिस जब तक पहुंच पाती है उस लोकेशन पर, तब तक वो बंदा जिसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसने ये फोन में सिम डाली, अपने वाइफ को गिफ्ट किया, वो अपनी वाइफ, फोन और तमाम परिवार के साथ वहां से फरार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो बंदा फरार हो जाता है, और पुलिस जब तक पहुंचती है, जब तक वो उस लोकेशन से गायब हो जाता है। पहले तो पुलिस को लगता है, हो सकता है इसने, बंदे ने चोरी का फोन खरीद लिया हो किसी से और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया हो। लेकिन पुलिस खुद हैरान हो जाती है, अगर ये फोन चोरी का इसने खरीदा है तो ये भाग क्यों रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने परिवार के साथ भागा क्यों। अब पुलिस रुक करती है उस जगह का, उस लोकेशन का जहां पर बॉडी यानी लाश मिली है। वहां के आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है पुलिस, कहीं पर भी किसी चीज का सुराग नहीं मिलता। एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये चीज नजर आ रही, एक बस में बैठ करके ये जो नर्स 33 वर्ष की थी, ये जा रही होती है 31 तारीख को शाम के वक्त में। वहीं पर एक बंदा है, वो उसका पीछा कर रहा है। ये सीसीटीवी कैमरा में देखा गया, वो फोटो निकाला गया, वो रुद्रपुर लाया गया और हॉस्पिटल में और तमाम जगहों पर दिखाया गया, परिवार वालों को भी दिखाया गया। सबने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, कहा ना हम इसको जानते हैं, ना ये पहले कभी आया, ना कभी देखा गया। इस तरीके से सबने उस चीज को इनकार कर दिया। ये बंदा जो था, इसका नाम था धर्मेंद्र, जिसने इस वारदात यानी इस घटना को अंजाम दिया था। उस 33 वर्ष की नर्स को जो ये इसने घटना का अंजाम दिया, उसका नाम धर्मेंद्र है। ये खुशबू का पति है। ये भाग जाता है अपने परिवार के साथ जोधपुर, राजस्थान का एक शहर है जोधपुर, ये वहां भाग जाता है। हालांकि पुलिस ने, यूपी पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस जो है, यहाँ पर पूरा हाई अलर्ट कर रखा था आसपास के लोकेशंस पर, आसपास के जो है जिलों में। तो जोधपुर की पुलिस जो है उस धर्मेंद्र नाम के इंसान को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है, थाने में इसको अंदर बंद कर देती है। अब रामपुर की पुलिस जोधपुर पहुंचती है, उसको और उसकी बीवी को, परिवार को पूरे को उठा करके लेकर के आती रामपुर के थाने में। अब उससे पूछताछ जो है शुरू करती है। पूछताछ में धर्मेंद्र बताता है
कि इस महिला को ना तो मैं जानता था, ना मैंने पहले कभी देखा था। मैं बस में ट्रैवल कर रहा था और ये महिला को देखकर मुझे लगा, इसके हाथ में फ़ोन था, पर्स था, देखने में अच्छी दिखाई दे रही थी। मुझे ये लगा ये इसको लूटने से काफ़ी माल मुझे मिल जाएगा, पैसा भी मिलेगा, चीज़ें ज़ेवरात भी मिलेंगे, काफ़ी कुछ मुझे हासिल हो सकता है। जिसकी वजह से हम लोग ट्रैवल करते जा रहे हैं, शाम का वक़्त था, सुनसान जगह पर देख करके मैंने जो है, जहाँ पर वो उतरी, सुनसान जगह देख करके झाड़ियों में उसको ले जा करके और उसका मुँह वगैरह दबा करके सारी चीज़ें लूट लीं और जैसे ही उसको झाड़ियों में गिराया, तो उसका जो उसने नकाब वगैरह तमाम चीज़ें जो बाँध रखी थी अपने मुँह से, तो वो नकाब खुल जाता है। जब वो नकाब खुल जाता है तो उसका जो है जिस्म के शरीर के कुछ अंग दिखने की वजह से उसकी नीयत भटक जाती है, यानी धर्मेंद्र जो है नीयत अपनी भटका लेता है। अब वो लूटपाट की घटना को पहले तो सिर्फ अंजाम देना चाहता था, अब वो लूटपाट की घटना के साथ साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम देने लगा। जी हाँ दोस्तों, वो उस नर्स के साथ रेप करता है और उसका 3,000 रुपए भी लूट लेता है और उसका फोन भी लूट लेता है और उसका गला दबा करके उस झाड़ियों में हत्या कर देता है और वहीं उसको फेंक देता है। अब चलते समय धर्मेंद्र की दरिंदगी देखो किस हद तक वो दरिंदगी करता है। चलते समय उसकी सांसें चल रही थी, उसने सोचा अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर ये हो सकता है इसने मेरा चेहरा भी पहचान लिया है, तो ये कल पुलिस में जाकर के कंप्लेन वगैरह कर देगी, तो दिक्कत आ सकती है। और उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और पत्थर से उसके चेहरे को कुचल दिया, पत्थर से उसके चेहरे को ही कुचल दिया ताकि कोई बंदा भी इसकी शनाख्त न कर पाए, इसकी पहचान न कर पाए। इस वजह से उसका जो है जो चेहरा वगैरह जो है बुरे तरीके से डैमेज कर दिया, बिल्कुल पहचान जो है बिल्कुल खत्म कर दी। अब धर्मेंद्र जो है और रामपुर के पुलिस स्टेशन में, वहां पर थाने में जो है बंद है, उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया है, पूछताछ चल रही है। लेकिन ऐसे में रामपुर के एसएसपी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आता है जिसमें वो कहते हैं शनाख्त कर ली गई है, अपराधी को पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाएगी। ये आश्वासन देते हैं वो अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सिर्फ आश्वासन देना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इनसे काम नहीं चल सकता। लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश, जिस वजह से रामपुर के तमाम लोग और उत्तराखंड के तमाम लोग, उत्तराखंड रुद्रपुर साइड के तमाम लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। आखिर देरी किस चीज की? अपराधी भी पकड़ गया, जुर्म भी कबूल कर लिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ पता लग गया, आपने उसका गिरफ्तार भी कर रखा है, अभी तक उसको सजा क्यों नहीं दे रहे? अभी तक उस लेडीज नर्स को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया, उसके परिवार को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया? क्या वजह है, क्या देरी है? इसी तरीके से जो कोलकाता की जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ केस हुआ है, वो भी अब कोई खुलासा नहीं हो पाया, सीबीआई के हाथों में चला गया। आप पहले से ही जानते, बड़े बड़े केस सीबीआई के हाथों में गए। सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के हाथ में गया, अभी तक सब मामला ऐसे ही चल रहा है, कोई अभी तक कोई पुख्ता जानकारी, कोई सबूत सामने आ ही नहीं पाए, अभी ये केस भी चला गया। इसी तरीके से हमें लगता है कहीं ये केस जो है कोलकाता वाला ठंडे बस्ते में ना चला जाए। लोग लगातार धरना प्रदर्शन रोडों पर निकल रहे हैं और इसी तरीके से ये इस वाले केस में जो रुद्रपुर का हुआ है, इसमें भी लोग लगातार धरना प्रदर्शन रोडों पर आ रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अस्पतालों को बंद कर रहे हैं, तमाम चीजें जो है, स्टूडेंट्स हैं और नर्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है वारदात की पूरी कहानी, कैसे, कहां, कब, किसके साथ ये वारदात हुई है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय है? इस धर्मेंद्र नाम के आदमी को क्या सजा मिलना चाहिए, कैसी सजा मिलना चाहिए, ताकि आगे से हजार बार कोई सोचे इस तरीके का कदम उठाने के लिए, इस तरीके की दरिंदगी करने के लिए। फिलहाल अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए।